कैंडल तो और भी रखी हुई है, एक से जला ले, एक ही से आप भी हाथ लगा दीजिए मेरे साथ में, मेरे को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए। तीनों लगा दिए। नितिन सर आप भी लगा दिए। ये सब लोग लगाइए, ठीक है ना सर? एक यस, ये लीजिए, आप लीजिए। आइए आइए आइए, बहुत अच्छा लगा। मैडम आप आओ। एक अरे नहीं सर, वुमेन पावर कम। जो नोएडा विभाग है, विभाग के विभाग प्रचारक श्रीमान प्रवीर जी, डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, मैं अपने जिले के जिला कार्यालय से निवेदन करूँगा क्यों आए और डॉक्टर नितिन अग्रवाल विलेज हेल्थ विलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के एमडी और चेयरमैन हैं। वही साहब पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदित्य है विश्व आयुर्वेदिक मुख्य वक्ता श्रीमान वेदपाल जी के लिए मैं अपने विभाग के संपर्क प्रमुख श्रीमान सुरेंद्र जी आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वेदपाल जी का स्वागत। वेदपाल जी का छोटा सा परिचय मैं आपको। रामपुर में तहसील प्रचारक रहे, बुलंदशहर, सरगना, हापुड़ एवं नोएडा में जिला प्रचारक का दायित्व रहा। मुरादाबाद में सह विभाग प्रचारक, सहारनपुर में विभाग प्रचारक रहे। 2016 से वही साहब मेरठ प्रांत में सह संपर्क प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और विनीत जी अपने विभाग के सह संपर्क प्रमुख। विनीत जी को आमंत्रित करूंगा। विनीत जी। विशेष अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राकेश खंडा जी, पूर्व में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ R&D बिजनेस डेवलपमेंट इंडिया ग्लाइको लिमिटेड, फॉर्मर वाइस चांसलर यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, फॉर्मर डायरेक्टर श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली। ऐसे विभिन्न पदों पर रहते देश के सेवा का काम करते रहते हैं। अपने जिला बौद्धिक प्रमुख सोनू राकेश, स्वागत। राकेश जी निम्न स्तर के व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले आदरणीय चौहान जी का, जिनसे मेरी एक छोटी सी भेंट हुई और उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति इस योग्य है कि इस कार्यक्रम में बुलाया जाए और इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ स्टेज पे बैठने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत ही हर्षित हूँ इस स्टेज पे बैठ के और वेदपाल जी के साथ बैठ के। देखिए कितने हैंडसम, कितना सुंदर कुर्ता। थैंक यू वेरी मच वेदपाल जी, अग्रवाल जी और नौरंग जी। नौरंग जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है बीच बीच में, कई बार किसी न किसी अवसर पे। तो सभी श्रद्धेयजनों को जो सामने बैठे हैं प्रणाम करता हूँ और एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और अभिवादन करता हूँ। सबसे पहला ही भाषण मुझे आपने ये उत्तरदायित्व दिया है, तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। और भारत कहाँ पहुंचेगा और भारत क्यों बाकी देशों के कंपैरिजन में स्पेशल, विशिष्ट और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है, तो इसके बारे में मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करूंगा। और यदि आपको कुछ बात मेरी अच्छी लगे तो आप यहाँ से ले जाइए और आगे उसको प्रोपेगेट करिएगा, तो मुझे लगेगा कि जीवन सफल हुआ। सबसे पहली बात तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि भारत देश नहीं है, भारत राष्ट्र है। और राष्ट्र और देश में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि राष्ट्र में प्रत्येक जन, प्रत्येक आत्मा एक दूसरे से संस्कार के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो संस्कार का जो धागा है वो प्रत्येक आत्मा को जोड़ के एक ऐसी माला बनाता है जो एकदम यूनिक होती है, सबसे शक्तिमान होती है। इसीलिए जो भारत में होता है, जो भारत की सोच में है, वो कहीं भी नहीं है विश्व में। और जब मैं ये बात बोलता हूं, बिकॉज मेरा थोड़ा सा जीवन पूरा रिसर्च, एकेडमिक्स और पूरा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से जुड़ा है,
तो मैं आपको उदाहरण भी इसको प्रूव करने के लिए उसी से रिलेटेड देता हूं। आज देखिए, धन्यवाद हमारे परम आदरणीय मोदी जी का कि भारत का जो कद है, भारत की जो छवि है, वो इतनी विशेष है कि प्रत्येक देश भारतीय को चाहता है। उदाहरण बताऊं, रशिया चाहता है कि भारतीय आए और उनकी आर्मी में लड़े, मिलिट्री में लड़े, उनकी डिफेंस में आए। यूक्रेन भी भारतीयों को चाहता है। आप देखिए, यूक्रेन को कुछ कंट्रीज हैं जो बिल्कुल वो छुआछूत का सा उसके साथ वो है। इसी प्रकार से रशिया भी सारे देशों के साथ वैसा नहीं है, लेकिन भारतीय दोनों को चाहिए। उधर देखिए आप, इजराइलियों को भी भारतीय चाहिए और फिलिस्तीनियों को भी भारतीय चाहिए, अरब्स को भी भारतीय चाहिए, ईरानियंस को भी भारतीय चाहिए, यूरोप को भी भारतीय चाहिए, अमेरिका को भी भारतीय चाहिए। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हमारे बच्चे संस्कारी, संस्कार आधारित शिक्षा लेंगे तो वो सक्षम बनेंगे, और वो सक्षम, उनकी जो योग्यता है उसकी प्रत्येक देश वैल्यू करता है उसको, इसलिए भारतीयों को सब चाहते हैं। अब मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि भावी पीढ़ी को ये हमारा सबका कर्तव्य है कि हम बताएं कि हम भारतीय हैं। भारतीय ऋषि, आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर वो डेजिग्नेशन नहीं है। एक गुरु होता था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये वाली संस्कृति हमारी संस्कृति है, और इसलिए भारत राष्ट्र है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भावी पीढ़ी को ये बात अच्छे से समझाएं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता था। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमको जहां हमारा गंतव्य है, जहां हमें पहुंचना है, वहां कोई सोच भी नहीं सकता। हमें कहां पहुंचना है? हमें वहीं पहुंचना है जहां हमारे पूर्वज थे। देखिए, हमारी शिक्षा में दुर्भाग्यवश पिछले 300-400 वर्ष से, नॉर्मली लोग बोलते हैं 1947, बट मेरा विचार है कि कम से कम 300-400 वर्ष से हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा प्रक्रिया, हमारी शिक्षा देने का ढंग, पूरे शिक्षण संस्थानों का इस प्रकार से आघात हुआ कि जिससे हमको बहुत बड़ा सेटबैक मिला। लेकिन हमको जहां पहुंचना है वो अब सही दिशा में आ रहा है। हमारे कोऑर्डिनेट्स जो थे 2014 से पहले, देखिए क्या होता है जब हम प्लॉट करते हैं, आप ये देखिए कि एक्स वाई प्लॉट करते हैं तो 0-0 से स्टार्ट करते हैं। 0-0 से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो वर्टिकली हम हाई जा रहे, लेकिन जब लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव। पूरा भारत राष्ट्र 1947 से पहले और 2014 तक नेगेटिव डायरेक्शन में था। मोदी जी भारत की दिशा बदले हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं, इस बात पर डिबेट करते हैं कि साहब मोदी जी ने किया क्या है, मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या किया। वो ये भूल जाते हैं कि भारत की दिशा परिवर्तित की है मोदी जी ने। आज हमारी दिशा नेगेटिव, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ आई है। पिछले 10 वर्ष में हम केवल 0-0 कोऑर्डिनेट तक पहुंचे हैं, और ये तीसरा जो काल है मोदी जी का, ये 0-0 से आगे छलांग लेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम बहुत आगे जाएंगे। अगली बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए बता रहा हूं कि अब सब कुछ यही समय है, सही समय है, भारतीयों का समय है, और हमें इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को सीज करना। अब हम कैसे सीज करेंगे? सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि बच्चों को संस्कार देने। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज कोई भी जो हमारे संस्कार आधारित कोई भी काम हो, तो आज बच्चों का क्या होता है, थोड़ा सा रिपल्शन होता है, हम ग्रुप में बैठते नहीं। पहले क्या होता था, ब्याह शादियां ऐसे होती थी। वेदपाल जी, पहले क्या होता था कि जब बारात निकलती थी गांव में से, तो लोग रोक लेते थे बारात को कि रुको भाई, एक रोटी हमारे यहाँ खा के जाना, एक दिन हमारे यहाँ रुकना। तो बारात लड़के वालों की तरफ से जाने से, स्टार्ट करने से और वापस पहुंचने तक 10-12 दिन लग जाते थे। मैं राजस्थान से आता हूं, और राजस्थान में ये सिस्टम था, मतलब हम बचपन में थे तो हमने देखा है कि किसी की बारात निकल रही है, कोई जान नहीं, पहचान नहीं। इस प्रकार का भारत हमारा राष्ट्र था। तभी जब मैकॉले ने जब सर्वे किया तो उसने पाया कि ये तो प्रत्येक गांव स्वावलंबी है।
और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी भी आज वही बात कह रहे हैं। देखिए, हम दो विषय हैं, एक है विकसित भारत, एक है आत्मनिर्भर भारत। विकसित भारत का उद्देश्य आज के कलयुग में अच्छा लग सकता है, जो धनी धन पाना चाहते हैं उनको अच्छा लग सकता है, लेकिन हम भारतीयों को धन से लोभ नहीं है, हम सरस्वती के उपासक हैं। हमें भारत को आत्मनिर्भर करना है। जब यहाँ पे अंग्रेज थे यहाँ पे, तो उनका यही उद्देश्य था कि इनका स्वावलंबन समाप्त किया जाए। प्रत्येक गांव स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था। तो अब जो हम 0-0 कोऑर्डिनेट्स पे आए हैं, हमको पॉजिटिव जाना है, और पॉजिटिव इस प्रकार से जाना है कि हमको स्वावलंबी बनना है। उसके लिए हमें बच्चों को क्या कहना है? मैं जब भी विश्वविद्यालय संस्थानों में जाता हूँ, बोलता हूँ छात्रों से, अध्यापकों से, प्रोफेसर से, मैं एक ही बात बोलता हूँ, बच्चों को ये सिखा दो कि रोगी नहीं होना है। स्वावलंबी का अर्थ है ये शरीर। हम सबको पता है कि इस शरीर में आत्मा परमात्मा का अंश है, तो नारायण निवास करते हैं इस शरीर में। एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं। कहानी ये थी कि एक बहुत बड़े स्वामी, उनको कोई काया कष्ट था, तो वो चलने में दुविधा थी, तो उनके जो शिष्य थे वो बार बार कहते थे कि स्वामी जी आपको कष्ट हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। तो स्वामी जी बोलते थे ऐसा मत बोलो, मुझे कष्ट नहीं हो रहा, कष्ट काया को हो रहा है, क्योंकि मैं तो परमात्मा का रूप हूं, तो मुझे कष्ट नहीं हो रहा, कष्ट काया को हो रहा है। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि स्वावलंबी बनना है और निरोग रहना है, निरोगी रहना है। अभी देखिए क्या होता है, छोटा सा कष्ट हो काया में, इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कुछ नहीं पता होता। ये बात मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं जब डॉक्टर्स को डिग्री देने जाता हूं उनको भी यही बताता हूं। डॉक्टर्स क्या कहता है, बताइए क्या समस्या है? अरे भाई, हमें ही अगर बताना है आपको समस्या, अब किस बात के डॉक्टर हो? पहले हमारे वैद्य थे, नहीं पूछते थे क्या समस्या है, पहले हाथ पकड़ते, नब्ज देखते थे और बता देते थे क्या समस्या। आपसे नहीं पूछते थे, बल्कि आपको बताते थे कि आपने ये तो नहीं खाया, आपने ये तो नहीं खाया, आप रात को लेट तो नहीं सोए। वो वैद्य थे, वो आपके रियल डॉक्टर थे। आज जो है वो सही नहीं है, उसको सही हमें करना है। उसको सही करने का एक ही ढंग है कि हम स्वयं, ये नारायण का रूप है, ये शरीर नारायण निवास करते हैं इसमें। देखिए, वो हमारे यहाँ भजन गाते हैं कि इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच का पवन का खंबा। ओके, ये आवत जावत कछु न देखो, देखा बड़ा अचंबा, बंगला भला बना दरवेश, इसमें नारायण प्रवेश। तो हम बच्चों को ये सिखा दें कि रोगी नहीं बनना। दूसरा, वॉलेंटियरिंग हमें सिखाना होगा। अभी आज क्या हो रहा है संस्कृति में कि कोई व्यक्ति एक भी तिनके के दो नहीं करना चाहता जब तक उसको ये ना हो कि मुझे क्या मिल रहा है। चाहे वो देश सेवा हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो परिवार सेवा हो, किसी की भी सेवा हो, चाहे वो गौ सेवा हो। अभी क्या एक कल्चर हो गया है, अभी कल्चर ये हो गया है कि जो गो पालक थे वो कुकुर पालक हो रहे हैं। अभी डिस्कशन, विचार विमर्श ये होता है कि आपका कुकुर किस वैरायटी का है, कि कौन सा कैसा है, वो हम डिस्कस करते हैं आजकल बच्चे। जब मैं मॉर्निंग में दौड़ता हूँ या कहीं कुछ कर रहा होता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, बच्चे ये डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा आपके कुकुर का कितना वेट है, अच्छा आपके इसकी क्या हॉबीज है, आपके कुकुर की क्या हॉबीज है। तो आप बच्चों को कुकुर से दूर रखें, और बच्चों को निवेदन है कि उनका जन्म कम से कम जन्मदिन जो है वो गौशाला में मनाएं। बच्चों को गोबर उठाना सिखाएं, गोबर से उपले बनाना सिखाएं। आपको जैसे मैं बताना चाहता हूं, जब मैं छोटा था गांव में, तो मैं एक्सपर्ट था उपले बनाने में। नॉर्मली गांव में क्या होता है, महिलाएं उपले बनाती हैं, ओके, पुरुष उपले नहीं बनाते। ऐसे हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि महिलाएं ही कुएं से पानी भर के लाती थी, ओके, और कुएं पे ईंधई रखती थी, ईंधई पे एक मटका, उसके ऊपर एक और मटका, ये हमारा कल्चर था। पुरुष नहीं लाते थे, लेकिन मैं उपले भी बनाता था, कुएं से पानी नहीं लाता था, बिकॉज आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंडमदर। तो मैं ये चाहता था कि दादी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो, गाय का ध्यान रखना। तो मेरा ये निवेदन है कि बच्चों को कुकुर पालक की बजाय गो पालक बनाएं। हम लोग, मैंने बताया आपको कि भले ही से
यादव लोग कहते हो यदुवंशी, हम सभी यदुवंशी हैं, हम सभी चंद्रवंशी हैं, हम सभी परशुराम जी की संतान हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संत बड़े ज्ञानी गुरुजन होते थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम बच्चों को बताएं। जो अगली बात हम बच्चों को बताएं वो ये है कि अपनी रक्षा स्वयं करनी है, स्पेशली बच्चियों को, स्पेशली महिलाओं को। और हमें एक इस प्रकार का एकता क्रिएट करना है, एकता क्रिएट करनी है। अच्छा, एक सिस्टम चल रहा है आजकल, वो चल रहा है साहब हम जाति में विश्वास नहीं करते। आप किसी से पूछिए साहब हम जात पात में विश्वास, अरे जाति तो एक इतना बड़ा साइंटिफिक बेस है जो हमारे पूर्वजों ने दिया। केवल भारत देश ही ऐसा है जहां विवाह गोत्र देख के होता है, इसीलिए जो वंशज हैं वो सही क्वालिटी के जन्मते हैं। ये बात साइंस में प्रूव्ड है और इसी पे हमें रिसर्च करनी चाहिए थी। लेकिन हम सारी रिसर्च आज ये करते रहे जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को रिडिक्यूल करने वाली रिसर्च करते रहे। मैं चौहान जी से बता रहा था उस दिन जब हमारी भेंट हुई, मैंने कहा विज्ञान भारती का स्तर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए। केवल हमारा जो डायमेंशंस है विचार गोष्ठी तक नहीं रहने चाहिए। एक बहुत बड़ी बात अभी गवर्नमेंट ने की है जो 2014 में कर देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं 2024 में भी आप देर से आए लेकिन बहुत अच्छे से आए, कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन बी एसोसिएटेड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स विद आरएसएस। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है हम सबका कि हम अधिक से अधिक इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें जिससे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी विचार गोष्ठियां। और मेरा कहने का तात्पर्य और मेरा कहने का मैसेज देने का ये उद्देश्य है और ये मेरा मन का भाव है जो मैंने चौहान जी को भी कहा था। हमारे देखिए रिसर्च होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो फंडिंग एजेंसीज क्या है, डिपार्टमेंट 10 मिनट बोल सकते हैं ना, समय का तो नहीं है चौहान जी, कोई समय का तो बता दीजिएगा, जब मुझे वाणी को विराम देना होगा बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें कर रही है जो पहली बार मिल रहे हैं जीवन में, तो बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ रिसर्च में देखिए फंडिंग कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और DSIR, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च फंड करते हैं। 2014 से पहले जो रिसर्च करने वाले थे उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति सनातन विरोधी थी और बड़े अच्छे से पूरा जो विष था उसके ऊपर गुड़ लगा के वो अपना पूरा काम करते रहे। समस्या ये कि 2014 के पश्चात भी वही कंटिन्यू। हमने प्लानिंग कमीशन को पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब हमने उसका नाम चेंज किया, लेकिन हमने संस्कार हम नहीं चेंज कर पाए। अब ये समय है उसको करने का। उसका सबसे पहला स्टेप मोदी जी ने कर दिया कि गवर्नमेंट में RSS एफिलिएशन नोबडी विल ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, बढ़ाना है अपना एरिया। और वो बढ़ाने में बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मंच जो है ये विज्ञान भारती का मंच है। तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो जो कमेटीज, वेदपाल जी इसके ऊपर ध्यान देने का है, जो कमेटीज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, जो कमेटीज DBT की है, जितने भी फंडिंग एजेंसीज है, उनमें एक ना एक वैज्ञानिक विज्ञान भारती का पैठ है। और अग्रवाल जी आप तो इंडस्ट्री से हैं, आयुर्वेद इंडस्ट्री से हैं, आप तो जानते हैं कि किस प्रकार से जब कोविड हुआ तो मैं बड़ा वोकल था। मेरा ये मानना था कि हम वैक्सीन के पीछे ना भागें और हम ये नियम बनाएं कि कोविड किसी को हो गया है तो उसका आयुर्वेद से उपचार हो। और देखिए किस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव जी को क्षमा मांगनी पड़ रही है। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हमारे लिए, भारतीयों के लिए, कि भारतीय संस्कृति में जहां आयुर्वेद प्रत्येक बच्चा जानता है कि हल्दी का छौंक कैसे लगेगा, मिर्च का छौंक कैसे लगेगा, बच्चे को जायफल देना है, किस प्रकार से हींग का छौंक लगेगा, कौन सी सब्जी में कौन सा छौंक लगेगा, कौन सा छौंक देसी घी से लगेगा, कौन सा अंगारों पे लगेगा, ये पूरा ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। तभी वो निरोगी रहते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वैद्य केवल उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए होता था, उपचार के लिए नहीं जाते थे। तो मेरा ये मानना है और ये कहना है और ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। आप में से कोई
सज्जन अगर इस मैसेज को आगे बढ़ाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि विज्ञान भारती के जन अब फंडिंग एजेंसीज में आने चाहिए, कमेटीज में, क्योंकि अभी तक कमेटीज में वो लोग बैठते रहे जो रिसर्च वो फंडिंग करते रहे जिससे भारत की जड़ें कटे। उदाहरण देता हूं, जेएनयू में जितनी रिसर्च, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले पीएचडी करके हो या कोई और हो उससे रिलेटेड सोरोस के वंशज, यहाँ पे वहां जो रिसर्च हो रही है हुई है उसका केवल एक उद्देश्य कि आदिवासियों को कैसे भारतीय संस्कृति से हटा दिया जाए, और ऊपर कोटिंग कैसी कि समाज सेवा, आदिवासियों की सेवा। ये जो आडंबर चलता रहा उसको कौन ठीक करेगा? हम में से हम जैसे लोग ठीक करेंगे, और वो करेंगे जिनके संस्कार हैं विज्ञान भारती से जुड़े हुए लोग। जो दूसरी बात मैं इसी से कनेक्टेड बताना चाहता हूं वो ये है कि हमें आज उन विषयों पे अध्ययन करना है, उन विषयों के ऊपर अन्वेषण करना है, सृजन करना है, जिन विषयों के कारण हम नंबर 2, नंबर 3 है। देखिए, आपने सुना होगा हम नंबर 5 आ गए, नंबर 3 हो गए, हमें नंबर 1 होना है। उस नंबर की रेस के मैं बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं उसका। हमें तो इतना आगे बढ़ जाना है कि बाकी सब पीछे रह जाए। आ जाइए 700-800 साल पहले भारत अगर जीडीपी देखोगे तो पूरा भारत की जीडीपी और पूरे विश्व की जीडीपी मिला के भी कम होती थी। चाइना, यूएस कहीं होते ही नहीं थे। ये सब पिछले 2 साल में मलेशियों ने जो भी किया और उसके बाद इन अंग्रेजों ने किया, इससे पूरा इस देश का जो स्थिति बनी, अब उसको ठीक करने का टाइम। तो जो बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं ये है कि वो रिसर्च टॉपिक्स लें जिससे जो गैप्स है हमारे बीच में। उदाहरण देता हूं आपको, वीरपाल जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, अग्रवाल जी तो जानते हैं, ड्रग इंडस्ट्री, भारत पहला देश है वर्ल्ड में, हमारा पहला राष्ट्र है जहां पे सबसे अधिक यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देखिए, चाइना हमसे हर बात में 4-5 गुना आगे है। जैसे मान लीजिए शिक्षा लो, इंजीनियर लो, टेक्नोलॉजिस्ट लो, रिसर्च पेपर लो, पेटेंट लो, नंबर देखो, चाइना का 100 है तो हमारा 20-25 ऐसे। लेकिन यूएस एफडीए अप्रूव्ड लैब में हमारा 100 है तो उसका 20 है। और यूएस एफडीए अप्रूवल कौन देता है? अमेरिका। और सबसे अधिक यूएस एफडीए मैन्युफैक्चरिंग कहां है? इंडिया। लेकिन यहां कैच है, कैच ये है कि हम फाइनल जेनेरिक तो बनाते हैं लेकिन उसके इंटरमीडिएट और उसके की स्टार्टिंग मटेरियल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं चाइना से। तो हमारी रिसर्च वो होनी चाहिए जिससे हमारा चाइना से इंपोर्ट नगण्य हो जाए। मतलब बिल्कुल हमें आवश्यकता ही है, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सबको प्रण करना होगा। आज स्थिति ये है कि आप घर पे जाइएगा आज और अपने बच्चों से, बेटे से या पोते से बोलिएगा राष्ट्रीय गान गाओ, राष्ट्रीय गान नहीं गा पाएगा। मेरी रिसर्च है, मैं जहां भी जाता हूँ बच्चों को लास्ट में राष्ट्रीय गान का मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूँ, और मैं देखता हूँ राष्ट्रीय गान गा नहीं रहे, वो खिला रहे होते हैं। और इसीलिए हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ही मिलते हैं, क्योंकि जिसको गोल्ड मेडल मिलता है उसका राष्ट्रीय गान बजता है। हमारे एथलीट्स को राष्ट्रीय गान आता ही नहीं, सारों को नहीं बट अधिकतर। आप घर आज टेस्ट करिएगा, आज घर जाइएगा अपने पोते पोती से बोलिएगा बेटा राष्ट्रीय गान सुनाओ। अगर वो 100% सुना दे, मैं लिख के देता हूँ, मैं इनाम दूंगा, मुझे वीडियो भेजिएगा। कोई ना कोई मिस्टेक होगी, और ये तो राष्ट्रीय गान की बात है। हमारा जो रियल में है वो तो राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत की तो बात ही छोड़ दीजिए, बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये संस्कार हमको बच्चों को देने हो। विज्ञान भारती उस स्टेज पे आए जिसमें पूरी रिसर्च में उसका इन्वॉल्वमेंट हो। रिसर्च फंडिंग किस क्षेत्र में होनी है, जिसमें फंडिंग हुई है उसका क्या प्रोग्रेस है, कितना हम बढ़ रहे हैं, कितने गैप एरियाज कम हो रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड यूरोप, ये हमको देखना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब भारतीयों को ये समझना होगा कि अब हमको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। यार आज देखिए, आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, आप मुझे बताइए कितने भारतीय हैं जो जुलूस निकाल रहे हैं। जुलूस कहां निकल रहे हैं? रैलीज कहां हो रही है? स्वीडन में, स्टॉकहोम में। रैलीज कहां हो रही है? न्यूयॉर्क में। रैलीज कहां हो रही है? पेरिस में।
रैलीज कहां हो रही है? सारे यूरोपियन देशों में, भारत को छोड़ के। आंध्रा, बंगाल, आमी बंगाली, देखिए बांग्लादेश तो साथ में ही है ना, कोई रैली नहीं है। जबकि बंगालीज इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वो छोटी छोटी बात पे हड़ताल और रैली करते हैं, लेकिन इस बात पे नहीं हो रही। उस बंगाली मलेश को देखो जो किसानों के साथ यहाँ आ गया था ट्रैक्टर पे और किसान बनने का प्रयास कर रहा था, एकदम चुप है, सारा विपक्ष चुप है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? सारे वो सनातनी बांग्लादेश के आ गए सड़क पे, और कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं। क्या कह रहे थे? हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु का जो उन्होंने मंत्र दिया, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम बच्चों को ये सिखाएं कि इनमें कितनी शक्ति है, हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं भारतीयता लाएंगे। कैसे लाएंगे? हम पहले नियम बनाएंगे, हम नंगे पांव चले, तभी तो हमारे पोते नंगे पांव चलेंगे, पड़पोते नंगे पांव चलेंगे। हम स्वयं तो कालीन बिछा रहे हैं। मैं अभी कल परसों लास्ट वीक में एक कार्यक्रम में था, महिलाओं को वो पुरस्कार दिए जा रहे थे और मैं विशेष अतिथि था, वेदपाल जी। तो एक महिला आई साउथ से, तो उनको डांस के लिए उनको अवार्ड दिया जाना था, विमेन अवार्ड फॉर डांस फॉर एक्सीलेंट वर्क। वो स्टेज पे चढ़ने से पहले उसने शूज उतारे वहां पे और नंगे पांव आई। मैंने सबको बताया, मैंने रोका, मैंने सबको बताया सीखो कि कैसे माँ सरस्वती का आदर किया जाता है। वहां माँ सरस्वती का मंदिर है। ओके, प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक शिक्षण संस्थान माँ सरस्वती का मंदिर है। यदि माँ सरस्वती का मंदिर है तो वहां मांसाहार हॉस्टल में कैसे सर्व हो रहा है? और आज आप देख लीजिए, रुड़की यूनिवर्सिटी विश्व में नंबर 1 हुआ करता था भारत का। ओके, और सारे हॉस्टल्स में वेजिटेरियन होता था आज से 30 साल पहले, और आज ये देखें जितने भी हॉस्टल्स हैं, एक हॉस्टल में शाकाहारी हैं। और उसमें भी यदि शाकाहारी ये बोल दें कि भाई यहां मांसाहारी नहीं आएंगे, तो देखिए क्या हल्ला हो जाता है। तो इसको, देश को ठीक करने का, जिस दिन सारे हिंदू, सारे सनातनी शाकाहारी हो जाएंगे, इस देश में कोई पशु नहीं कटेंगे और कोई ऐसा त्योहार नहीं होगा जिसमें पशु कटे। ये हमारी कमी है। जिस दिन हमने मांसाहार एक्सेप्ट किया, आप में से होंगे बहुत जन, प्रायश्चित करिए आज घर जाके। मेरा निवेदन है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा तो मां सरस्वती ने आदेश दिया बताने का, आ जाइए प्रायश्चित करिए। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि महिलाएं मांसाहारी हो सकती। महिलाओं को मां शक्ति रूपा कहा जाता है, वो जननी होती है, जो जनती है वो कैसे मांसाहारी हो सकती है। मैं समझ गया, चौहान जी आ गए, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। देखिए, समझना चाहिए ना, वक्ता वो जो समझ जाएगी भाई क्या। और इतना विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, अभी जिनको हम सुन रहे थे विद्वान, अपने इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय जिला संचालक श्री औरंगी राकेश कुमार कंडालिया, मैं नाम जान उसके नहीं जाए, आप सब सुन ही चुके हैं। उपस्थित मातृशक्ति कार्यकर्तागण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ गण, धन्यवाद देता हूँ कार्यक्रम में मुझको बुलाने के लिए, कि आपके सामने विचार रखने के लिए उपस्थित किया, तो आपके साथ अपना विचार इस अवसर पर शेयर करने का अवसर मिला है। आज का कार्यक्रम मना रहे हैं अखंड भारत संकल्प दिवस। मैं इस विषय पर आगे बढ़ूंगा, उससे पहले मैं आपके साथ एक दृश्य सामने रखता हूँ, उसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम सब पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं। भारत की विशेषता ही, पहचान ही परिवार के आधार पर होती है। एक छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता सब करता खाता परिवार, उसमें सब हंसी खुशी से रहे थे। पर एक छोटा बालक था, उसमें अकेला बालक था परिवार में, पढ़ने जाता। चेंज हुआ है। हमारे एक विशेष कुमार मिश्रा जी एम्स दिल्ली में पोस्ट डॉक्टर पॉलिसी में थे पहले पूर्व में, अभी वही सब संयुक्त सचिव हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के। आप पूरे भारतवर्ष में 900 करीब 900 यूनिवर्सिटियों का कोऑर्डिनेशन करते हैं।
सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे बहुत सारी बधाइयाँ और समृद्ध बढ़ते हुए भारत के नागरिक होने की भी आप सबको बहुत से बधाइयाँ। हम सब भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे समृद्ध राष्ट्र के नागरिक हैं जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और अब आर्थिक गति का एक नया आयाम तय कर रहा है। तो ऐसी संध्या में उसका स्मरण करते हुए मैं मंच पर जो हमारे विशिष्ट अतिथि लोग हैं उन सभी का सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। अभी जैसे ही जब मैं पहुंचा तो माननीय देवपाल भाई साहब जी का उद्बोधन हो रहा था और आपने बहुत ही सार्वभौमिक तरीके से बताया इस प्रकार से कि भारत की अखंडता किस प्रकार से है और अखंडता वो वैचारिक स्तर पर हो सकती है। ऐसे तो हर कोई खंड खंड है, बट है कि वो सांस्कृतिक वैचारिक और किस प्रकार से जो दूर होते भी उनके बीच हमारा अपनत्व बना रहे, ये संदेश न का है। तो बहुत ही सुंदर आपने बताया कि ये कभी सोच रहा था रास्ते में कि ये अखंड भारत अभी पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की स्थिति अभी कैसी है, तो ये देख के लगता है कि ऐसी अवस्था में अगर हम कुछ एक समग्र रूप में पूर्व के भारत को देखें तो क्या स्थिति होगी। तमाम सारे राजनीतिक और तमाम सारे आर्थिक और तमाम सारे ऐसे वैचारिक जो है मत विभेद भी होंगे, लेकिन आपकी बात सुना तो लगा कि वो हम दूर रहते हुए भी एक हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए कि ये जो विचारों से संख्या का समाधान किस होता है कि हम वैचारिक रूप में जागृत हो। अखंड भारत का ये संकल्प दिवस मैं कहूंगा कि ये आज ये संकल्प दिवस है तो वो विचार के स्तर से ही कहीं व्यवहार में पहुंचेगा और हम सबके बीच में हमारी जो माननीय कुलपति जी हैं बहुत ही सकुशल तरीके से डॉक्टर राकेश कुमार गंगवार साहब ने बड़ा ही कहूँ हम लोग तो वाइस चांसलर की जो गतिविधियाँ हम सब कुछ चीज़ों को पूरे देश में देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि वो किसी संस्थान को संचालित करना ये सिर्फ और सिर्फ दायित्व नहीं है, ईश्वर का बहुत बड़ा सौभाग्य भी प्रदत्त है। भारत के आप समझे कि 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में तो हैं और पूरी दुनिया में करीब 25,000 हैं। तो आप विश्व के उन 25,000 महान लोगों में से एक हैं। तो आपके एक जोरदार तालियां सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। तमाम संस्थान हैं, तमाम सारे ऐसे संस्थान हैं जैसे कि आज हम इस जे बजाज इंस्टीट्यूट में है। इस संस्थान के भी जो कहेंगे कि इसके जो मार्गदर्शक हैं कर्ता हैं और शशांक अवस्थी जी नहीं आए, वो नहीं आए तो बट मैं कहूँगा कि वो इस ऐसे संस्थानों को देश में देना ये भी देश को जोड़ने का प्रयास शिक्षा के माध्यम से। तो देश अगर अखंड हो सकता है तो वो ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से और विचारों के माध्यम से अखंड रूप में। तो ये दिवस यादगार के रूप में है, बट मुझे लगता है कि ये नए विचार के रूप के लिए भी है कि हम आज यहाँ इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे होकर कोई चिंतन कर रहे हैं। तो ये चिंतन सहज रूप से नहीं है, इसके पीछे बहुत से लोगों का पुरुषार्थ है कि सभी इतने सारे लोग इकट्ठे हुए शाम को इकट्ठा होना, अपने समय को निकालना। तो आप सभी महान लोग हैं जो आपने अपने बहुत व्यस्तम समय से आप सब यहाँ आए हैं और कहीं न कहीं आपके अंदर वो राष्ट्र का एक तत्व अंदर है जो निकल कर आपको प्रेरित किया तमाम चीजों के बाद भी कि नहीं वहां चलते हैं। तो आपके लिए जोरदार तालियां आपके अपने लिए आप ये राष्ट्र के प्रति ईश्वर के प्रति और जो कुछ कहीं चौहान जी इतना बढ़िया कार्यक्रम किया
बात हो गई और हमारे बड़े ओजस्वी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य भी दिए बड़े अच्छे, विशेषकर हमारे राज्य के मुख्य वक्ता आदरणीय वेदपाल जी ने। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। मंच को सम्मान देते हुए और आप सभी आगंतुक बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हुए हम आज अखंड भारत दिवस मनाते हैं। भारत हमारे बच्चों को, हमारे पोते पोतियों को, सबको ये याद दिलाने की निरंतर आवश्यकता है कि 14 अगस्त 1947 को हुआ क्या था, कि उस वक्त के नीति निर्देशकों ने, नीति नियंत्रों ने, गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना और अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के इस विभाजन को स्वीकार किया था। वो विभाजन सिर्फ एक सामान्य जमीन का विभाजन नहीं था, उसमें लाखों लोगों ने अपनी जान को गंवाना। त्रासदी वो छोटी मोटी नहीं थी, वो यूरोप में यहूदियों के साथ जो होलोकॉस्ट हुआ था उससे भी बड़ी त्रासदी थी। और हम सभी जानते हैं, आदरणीय वेदपाल जी ने चर्चा भी करी उस विषय की, कि हम सभी जानते हैं कि यहूदी समाज होलोकॉस्ट को हर वक्त याद दिलाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई भूल ना जाए। और इतनी प्रमुखता के साथ याद दिलाता है कि शायद आप जानते भी होंगे कि हर 4-5 साल में हॉलीवुड में उसके ऊपर एक बड़ी प्रमुख एक पिक्चर बन जाती है, एक मूवी बन जाती है, उस पर सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज बन जाती हैं और उनको ऑस्कर अवार्ड, पता नहीं कितने बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं, जिससे कि केवल यहूदी समाज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सारे समाज उसको याद रखते हैं और उन पिक्चर को देखने जाते हैं, मूवीज को देखने जाते हैं और महसूस करते हैं कि बड़ा गलत हुआ है लोगों के साथ, बहुत गलत हुआ। लेकिन हम अपने बारे में याद नहीं कर पाते कि हमारे साथ क्या हुआ था, कि हम ये नहीं याद कर पाते कि आज से 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले काबुल में, पेशावर में रामलीला और दशहरा के पर्व मनाए जाते थे और हजारों लाखों हिंदू, जैसे कि हमारे यहाँ गांव में इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी इकट्ठा होता था और उसको बड़े ही वैभव के साथ उस त्योहार को मनाता था। आज क्या है वहां पे? आज एकदम सन्नाटा है। हम ये भी भूल जाते हैं कि ढाका में और पूरे बांग्लादेश में दुर्गाष्टमी के पर्व को बड़ी शौन शान के साथ मनाया जाता था। आज क्या परिस्थिति हुई? ये तो अभी 1 हफ्ता 10 दिन की परिस्थिति भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये भी एक विषय निकल कर आया कि जब हम ताकतवर हुए और हम में थोड़ी बहुत भी जागरूकता आई और थोड़ी बहुत जागरूकता के कारण आज हमने एक स्वाभिमानी सरकार इस देश में स्थापित करी और उस स्वाभिमानी समाज को दुनिया के अनेकों शहरों में भी स्थापित किया, तो उसका परिणाम क्या निकला कि जिस नरसंहार की आशंका थी, एक बड़ा नरसंहार जो कि ढाका में और पूरे बांग्लादेश में होने वाला था, वो रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि भारत की एक मजबूत सरकार ने भी डिप्लोमेटिक चैनल से ये चेतावनी अमेरिका को और दुनिया के जो ताकतवर देशों को ये दे दी कि अगर ये नरसंहार नहीं रुका तो हम मिलिट्री हस्तक्षेप कर सकते हैं या करेंगे, जो डिप्लोमेटिक भाषा में जो भी बोला जाता है। हिंदू समाज के और सनातन समाज के बड़े तबके ने अमेरिका के शहरों से लेकर यूरोप के शहरों में प्रदर्शन किए और ये बताया कि अगर ये हुआ तो मानवाधिकार की जो आप रोशनी लेकर घूमते हो, आपका दोगलापन सड़क पर हम साबित करके दिखाएंगे। तब जाकर वहां के राष्ट्रपति ने, जो कि आज का जो वहां के प्रधानमंत्री है, और अगर उनकी हिस्ट्री को उठाकर देख लेंगे तो वो जॉर्ज सोरोस के साथ खड़े हुए उनकी कई फोटो आपको नजर आ जाएंगी सोशल मीडिया पे। वो सच्ची है झूठी है उस पर चर्चा हो सकता है, आप कर लें, लेकिन निश्चित रूप से मानसिकता कोई बहुत हमारे पक्ष वाली नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति वहां जाकर माफी मांगी, सार्वजनिक माफी मांगी और ढाकेश्वर देवी के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना करी। वो तभी हो पाया जब हम ताकतवर हुए और हम इसीलिए, हम जितने भी जो संघ के कार्यकर्ता हैं या भारत समाज से जुड़े जितने भी हमारे जो लोग हैं, हम इस दिवस को इसीलिए मनाते हैं कि जिससे कि हम हर साल और हर वक्त इस बात को सतत याद रखें कि 1947 में जो हुआ वो दोबारा से ना दोहराया जा सके। और ये निश्चित रूप से हम कई बार, अगर हम राजनीतिक उसके ऊपर उठकर भी देखें तो कई बार बड़ी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नजर आती है कि ये जो विभाजन की त्रासदी झेलने वाले जो हमारे प्रमुख इलाके थे, 2 प्रमुख इलाके पंजाब और बंगाल, वहां पर वो जागरूकता इतनी नहीं नजर में आती। तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो गया कि हमारा समाज राजनीतिक दृष्टि से बढ़ गया। सरकार तो किसी की भी हो, चाहे कोई भाजपा का समर्थक हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, टीएमसी का, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये होना चाहिए कि ये भारत का विभाजन हुआ था, ये भारत के हम रहने वाले हिंदू समाज को
उसकी त्रासदी को झेलना पड़ा था। लाखों लोगों को आहुति देनी पड़ी थी, हजारों लाखों बहनों का चीरहरण हुआ था, उनके साथ बहुत खराब व्यवहार हुआ था और उनको जबरदस्ती एक दूसरे धर्म में परिवर्तित किया गया था। ये सब चीजें हमको उसी तरह याद रखने की जरूरत है जैसे यहूदी समाज होलोकॉस्ट को खुद भी याद करता है और पूरी दुनिया को याद दिलाता है उसकी। ये जब तक हम इस संकल्प के साथ नहीं जाएंगे और अपनी पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तब तक हम निश्चित रूप से सिर्फ अपना ही नियमित बन के अपना नमंडन करते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं। 15 लाख बच्चे हर साल भारत से विदेश में पढ़ने जाते हैं और लगभग 15 से 20 लाख हिंदुस्तानी भारतीय लोग वहां नौकरी करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, हर साल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये यूरोप के और अफ्रीका के कई देशों की जो कुल आबादी है उससे ज्यादा बड़ी संख्या है जो हमारे देश से वहां पलायन होता है, वहां जाकर वो लोग स्थापित होते हैं। उसको तो क्या हम शायद नहीं रोक पाएंगे। हर एक आदमी शायद अपने अपने कहते हैं ना ग्रीनर पास्चर्स के लिए बाहर जाता है, अपनी तरक्की के लिए जाता है, लेकिन हम उनको ये ज्ञान जरूर दे सकते हैं, ये संस्कार जरूर दे सकते हैं कि जहां भी आप रहें, भारत और भारत के इस हिंदू राष्ट्र की संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता का आप मूल मंत्र लेकर वहां जरूर जाइए। और अगर आप ऐसा लेकर गए तो निश्चित रूप से आप एक वहां की राजनीति को, वहां की लॉबी, प्रेशर लॉबीज को एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जिसमें कि हमारी आर्थिक क्षमता को हम बढ़ाते में मदद करने के साथ साथ हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी हम पूरी दुनिया में लेकर जा सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा संकल्प है और इसीलिए हम उसको, जो भी बच्चा हमारे पड़ोस में, हमारे घर का, हमारे किसी परिवारजन का बाहर जा रहा है, जो भी व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है, उसको ये मूल मंत्र जरूर दें कि अखंड भारत के संकल्प को याद करिए और भारत की सनातन संस्कृति और संस्कार को बिल्कुल याद करके वहां जाइए और उसको किसी भी शर्म और हया को ना करते हुए उसको वहां पर प्रदर्शित कीजिए। तो जब आप ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जब ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, चाहे भले 1.5-2 साल के लिए बने, लेकिन भारत का अनेकों नागरिक गौरवान्वित महसूस किया और उन्होंने निश्चित रूप से इस हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को, जबकि वो मूलतः भारत के भी नहीं थे, वो उनके पूर्वज पहले कीनिया में जा चुके थे, युगांडा में जा चुके थे और ब्रिटेन में बहुत पहले स्थापित हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको स्थापित किया। तो हम सबने गौरवान्वित महसूस किया और ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था उस साम्राज्य को जहां पर जिसने पूरी दुनिया में राज किया, आज उसका प्रधानमंत्री एक हिंदू शासक बना। अगर हमको यही सब हासिल करना है तो निश्चित रूप से हम अखंड भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। और जैसे कि आदरणीय वेदपाल जी ने बोला कि शायद लड़ाई से तो हम शायद नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन मन का परिवर्तन करके और आर्थिक एक ताकत बन के निश्चित रूप से हम ये कह पाएंगे कि अफगानिस्तान में भी बैठा जो व्यक्ति है, पाकिस्तान में भी बैठा जो व्यक्ति है, वो भी एक दिन सोचने में मजबूर हो। जैसे कि कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो पाक के द्वारा कब्जाया हुआ कश्मीर है, वहां के अनेकों लोग, बलूचिस्तान में बैठे लोग, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में बैठे लोग, ऐसे बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये कल्पना करता है कि शायद हम दोबारा से जुड़ जाएं और उसी आर्थिक प्रगति में आगे बढ़ जाएं जिसमें कि आज भारत आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम ये सब चीजें कर पाए तो हम अखंड भारत के सपने को पूरा कर पाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज हम इस दिवस को मनाते हैं तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने घर जाकर अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को और अपने सभी लोगों को, परिवारजनों को, मित्रों को ये बताएं कि अखंड दिवस भारत जो अखंड दिवस है इसको याद करना क्यों जरूरी है। और जब तक हम याद करेंगे तो यहूदी समाज की तरह जैसे उन्होंने इजराइल को हासिल किया, ऐसे ही हम अखंड भारत को हासिल कर पाएंगे। और जो भारत का जो भौगोलिक जो पूरा परिदृश्य है, जिसको आप हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में वर्णन है, उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और तभी जो हमारा मूल मंत्र है भारत को परम वैभव तक पहुंचाना, हम उसको पहुंचा पाएंगे। इस बात के साथ मैं सबको धन्यवाद देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए और स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस सिर्फ अंग्रेजों से स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि उस पूरी हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी सभ्यता को भी दोबारा से पुनर्जीवित करने का है, जिसके लिए हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। धन्यवाद।